हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की परिचय का अगला पार्ट। कल हमने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। पहला पार्ट हमने पढ़ा था कल ज्योग्राफी का, और पहले पार्ट में हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा था। तो राजस्थान के नामों के बारे में हमने प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस के बारे में हमने पढ़ा था कि किन किन परिस्थितियों में राजस्थान के नाम क्या क्या रहे हैं। तो उसी की अगली कड़ी में यानी कि सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ग्लोब पर अवस्थिति, यानी कि विश्व मानचित्र में राजस्थान कहाँ पर है, ग्लोब के ऊपर अगर हम राजस्थान को देखें तो कहाँ पर है, यानी कि राजस्थान में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई, और उसके साथ साथ उनकी दूरी कितनी है, और डिग्रियां हम देखेंगे कि राजस्थान की जो डिग्री है, अक्षांशीय डिग्री और देशांतरीय है, वो कितना है विस्तार उसका। और उसके बाद में समय ज्ञात करेंगे हम कि किस प्रकार से हम समय को ज्ञात करते हैं। डिग्री में से मिनट निकालना, ये फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से हम जो है आज अक्षांश और देशांतर को पूरा विस्तार से समझेंगे। तो आप जुड़े रहना लास्ट तक। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद में आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, और आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का ये मैप है, राजस्थान का मानचित्र। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति में। राजस्थान का जो लंबाई चौड़ाई है, ऊपर से लेकर अगर हम दक्षिण की ओर चलें, ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो यहां सबसे ऊपर जो है गंगानगर का कोणा गांव है, कोणा। और सबसे दक्षिण में चलें तो यहां बांसवाड़ा का बोरकुंड है, बोरकुंड। तो कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड तक राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो लंबाई कितनी है राजस्थान की? 826 किलोमीटर। और उसके बाद में अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से चलें, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर। जैसलमेर में यहां पर कटरा, कटरा जैसलमेर में, और धौलपुर में सबसे किनारे पर जो गांव है वो है सिलाना, धौलपुर का सिलाना। तो अब देखिए, जैसलमेर के कटरा से लेकर धौलपुर के सिलाना तक राजस्थान की कुल चौड़ाई कितनी है? तो हम यहां पर कहेंगे राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर राजस्थान की कुल चौड़ाई है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई में टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे 43 किलोमीटर। 869 में से 826 अगर हम घटाते हैं तो 43 किलोमीटर आता है। तो 43 किलोमीटर का यहां पर डिफरेंस इस प्रकार से आ रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई में ये डिफरेंस है। यहां अगर हम बात करें कि ये जो दोनों रेखाएं हैं लंबाई और चौड़ाई वाली, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में ये दोनों आपस में मिलती है यानी कि काटती है, तो यहां पर जो एक क्षेत्र है उसका नाम है मकराना, मकराना। तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक साथ मिलती है नागौर के मकराना में, और इस प्रकार से राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है। अब हम बात करें कि ये जो कोणा गांव, सिलाना गांव, बोरकुंड गांव, कटरा गांव, ये कौन सी तहसील और कौन सी जिलों में है? तो यहां पर कोणा गांव जो है वो गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले में पड़ता है, यानी कि इसका जिला भी गंगानगर है और तहसील भी गंगानगर है। कोणा गांव जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कहलाता है। उसके बाद में दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड, और बोरकुंड जो है वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में? कुशलगढ़, और कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा।
तो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है, राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट है ये। उसके बाद में राजस्थान का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वो कटरा गांव है, और ये कटरा गांव जो है जैसलमेर की सम तहसील में पड़ता है, सम तहसील जैसलमेर। तो यहां पर ये पड़ता है कटरा। सिलाना की अगर हम बात करें, सिलाना तो धौलपुर के राजाखेड़ा में पड़ता है। धौलपुर की एक तहसील है राजाखेड़ा, और यहां पर गांव पड़ता है सिलाना। तो ये है राजस्थान के चारों कॉर्नर वाले गांव, और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई और उसका अंतर और बीच में कहां पर ये काटते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान का बोरकुंड गांव कौन से अक्षांश पर स्थित है और कोणा गांव कौन से अक्षांश पर स्थित है, और कटरा गांव कौन से देशांतर पर है, और सिलाना गांव कौन से देशांतर पर है। यानी कि राजस्थान का ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की हम बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, एक आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी एक गोला है और गोले को बीच में से काटते हैं, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो राजस्थान ग्लोब के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में अब यहां पर अक्षांशीय देशांतर कौन सा है, तो देशांतर हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। देशांतर एक तो पश्चिमी होता है और एक होता है पूर्वी। यानी कि ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से जो निकलती है वो 0 डिग्री में आती है, और उसके पूर्व के जितने देश है वो पूर्वी देशांतर, और उस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जितने देश है वो पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। तो भारत और राजस्थान ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो ग्लोब के ऊपर राजस्थान उत्तरी अक्षांश के पूर्वी देशांतर में, उत्तरी अक्षांश के पूर्वी देशांतर में, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम यहां पर, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बार बार आएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। हम ग्लोब के उत्तर में, चलिए तो यहां पर देखो डिग्री जो है 23 डिग्री 3 मिनट, ये जो लाइन है वो मिनट का सिंबल है और ये डिग्री का सिंबल है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान में अक्षांश रेखा की शुरुआत है ये, यानी कि यहां से राजस्थान स्टार्ट होता है। तो यहां से जब स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3, ग्लोब की जो डिग्री है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर अब ये कितने अक्षांश तक जाएगा। अब आप देखिए यहां पर जो अक्षांश है कोणा गांव का, तो वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो राजस्थान का, अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप कहेंगे कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान है। और अब इसका अंतर आप निकाल सकते हो, 30 में से 23 निकाल लो और 12 मिनट में से 3 मिनट निकाल लो। तो अब आपके पास क्या आ गया, यहां पर जो है 7 मिनट और 9, ये 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश आ गया। टोटल अगर हम कहें फैलाव कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट का टोटल अक्षांशीय फैलाव है राजस्थान का ग्लोब के ऊपर। आगे हम अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं डिटेल में। तो अब देखिए देशांतर की अगर हम बात करें कि कटरा कौन से देशांतर के ऊपर है, तो ये है देशांतर, और यहां पर हम बात करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान का समय निर्धारित किया जाता है।
यानी कि देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। अगर आपको पूछे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप जो है 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल देशांतरीय विस्तार कितना है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। राजस्थान ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से डिग्रियों के बीच में अवस्थित है। अगर हम बात करें कि ग्लोब के अंदर आड़ी और खड़ी रेखाओं की, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आड़ी रेखाओं की। जो इस प्रकार से आड़ी रेखाएं होती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से ये होती है अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर होती है, तो इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश या इंग्लिश में हम कहते हैं लेटीट्यूड। तो अक्षांश रेखाएं जो है, बीच का जो सेंटर है अक्षांश रेखा, इनकी बीचों बीच का जो है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा यह विषुवत रेखा भी कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इक्वल से बना है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में ये बांटता है पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। देखो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, आप विशेष ध्यान रखना। कहीं आपको ऐसा लगे कि यार ये कहां पर है, मैं घर से निकल कर थोड़ा देख के हूं ये रेखा कहां पर बनी हुई, तो आपको ये मिलेगी नहीं। ये केवल और केवल मैप के ऊपर होती है, ग्लोब के ऊपर होती है। एक दूसरे क्षेत्र का तापमान जानने के लिए, जलवायु जानने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, और उन्हें हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसलिए आप घर से बाहर निकलकर जो है इधर उधर खोजने की कोशिश न करें कि मेरे घर के आसपास कहीं कोई लाइन निकल रही है क्या। तो आप विशेष ध्यान रखें, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और जिनका जो बीच की जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में जो बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। और इसके उत्तर वाला जो पार्ट है, इस पृथ्वी का जो उत्तर वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण वाले को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो अब देखिए इसके उत्तर में जो मेन ये जो मुख्य लाइन है ये 23.5 डिग्री पर है, और इसके दक्षिण में जो लाइन है मेन जो मकर रेखा है ये भी 23.5 डिग्री पर है। देखो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, और उसके नॉर्थ में ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसे हम कहते हैं मकर रेखा, और इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, और इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कैंसर पास, इक्वेटर, कैप्रिकॉन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन, विषुवत को बोलते हैं इक्वेटर, और कर्क रेखा को बोलते हैं कैंसर पास। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं, राजस्थान इन अक्षांश के बीच में स्थित है, तो पूरे ग्लोब के ऊपर अगर हम अक्षांश रेखाएं देखें तो इस प्रकार आपको नजर आएगी अक्षांश रेखाएं जो आड़ी रेखाएं होती है। अब यहां अगर हम बात करें कि इस ग्लोब के ऊपर राजस्थान कहां पर है, तो राजस्थान इस प्रकार से आपको यहां पर नजर आएगा। यह है राजस्थान। तो राजस्थान में कर्क रेखा नीचे बांसवाड़ा के होते हुए गुजरती है, तो बांसवाड़ा से निकलने वाली कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में, और भारत जो है इस प्रकार से भारत यहां पर उत्तरी गोलार्ध में हो गया। तो यहां पर देखो इस प्रकार से हम समझेंगे आगे कर्क रेखा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहां पर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। इसका मूल उद्देश्य होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की दूरी ज्ञात करना, कि कौन सा क्षेत्र कितनी दूर तक है। मैं आपको कहूं कि जयपुर से न्यूयॉर्क कितना दूर है, तो न्यूयॉर्क को नापने के लिए क्या हम यहां पर एक गाड़ी चलाएंगे कि यहां से जाएगी और न्यूयॉर्क तक जाएगी और बता देगी इतना किलोमीटर? नहीं, हम इन रेखाओं के माध्यम से बता देंगे कि इस क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र कितने किलोमीटर दूर है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाएं होती है मैप के ऊपर, और दूसरा जलवायु ज्ञात करने के लिए, तापमान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से तापमान में कितना अंतर है।
इन रेखाओं से ज्ञात किया जाता है, जलवायु ज्ञात किया जाता है, क्लाइमेट वगैरह। तो इसलिए ये आड़ी रेखाएं खींची जाती है ग्लोब के ऊपर। अब देखिए यहां पर जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहां से लेकर यानी कि मकर रेखा से लेकर भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से वापस जो है मकर रेखा। इस प्रकार से सूर्य केवल यहां पर चक्कर लगाता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहां पर जो है सूर्य देव जो है हमेशा विराजमान रहते हैं, तो गर्मी खूब पड़ती है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसलिए सांवले कलर के होते हैं, क्योंकि सूर्य का पर्याप्त जो है यहां पर तापमान उपस्थित है। अब अगर हम बात करें कि यहां पर सूर्य देव कब विराजमान रहते हैं मकर रेखा के ऊपर, तो हम कहेंगे कि 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। और उसके 3 महीने के बाद यानी कि दिसंबर के 3 महीने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां पर जो है विषुवत रेखा के ऊपर 22 मार्च को सूर्य आ जाता है। 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और इस दिन पूरी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें, यानी कि जहां पर दिन है और उतना ही लंबा रात होगा। उसके बाद में मार्च के बाद में आगे 3 महीने अप्रैल, मई, जून, तो यहां पर आ गया कर्क रेखा के ऊपर सूर्य 21 जून को। अब 21 जून आने वाली है और 21 जून को सूर्य देव हमारे जो है एकदम ऊपर विराजमान होंगे और गर्मी का प्रकोप जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा इस दौरान। तो अब देखो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और 22 मार्च को विषुवत रेखा पर और उसके 3 महीने के बाद में 21 जून को कर्क रेखा पर। कर्क रेखा के ऊपर आने का मतलब है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा पर आने का मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में और विषुवत रेखा पर आने का मतलब है कि सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच उपस्थित है। तो अब देखो 21 जून के बाद में सूर्य कहां जाएगा, सूर्य वापस दक्षिणायन होगा और दक्षिणायन 21 जून के बाद में आप जोड़ लो 3 महीने में सूर्य यात्रा करके वापस आ जाएगा विषुवत रेखा पर। जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यहां पर आ गई ये 23 सितंबर। ये जो तारीख है 1-2 दिन ऊपर नीचे आपको मिलेगी कई किताबों में, तो थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो जाता है। देखो 21 जून के बाद में सूर्य वापस जो विषुवत रेखा के ऊपर कब आएगा, 23 सितंबर को, और 23 सितंबर के 3 महीने के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रहा 22 दिसंबर को सूर्य आ गया वापस कहां पर, ये मकर रेखा के ऊपर। तो इस प्रकार से सूर्य जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में चक्कर लगाता रहता है। और ये चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, एक्चुअल में ये पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है और अपने सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाती है। इसलिए हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, एक्चुअल में वो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है। वो पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण के कारण ऐसा होता है। चलिए, तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का अक्षांश देशांतर आपको तब समझ में आएगा, थोड़ा सा आप जो है ग्लोब के ऊपर राजस्थान और इंडिया को देख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये हो गया कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। अब मैं आपको पूछूं कि सूर्य विषुवत रेखा पर कब कब होता है, तो विषुवत रेखा पर लंबवत 2 इंपॉर्टेंट तारीखें हैं जहां पर चमकता है, एक तो 23 सितंबर और दूसरा 22 मार्च विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा के ऊपर लंबवत कब चमकता है सूर्य, तो वो तारीख है 21 जून। मकर रेखा के ऊपर लंबवत कब चमकता है सूर्य, तो वो तारीख है 22 दिसंबर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए, हम यहां पर पढ़ रहे थे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो बोरकुंड से लेकर यहां कोणा गांव तक जो है इस प्रकार से 23 डिग्री से 30 के बीच में, और राजस्थान का यहां पर जो है इस प्रकार से अक्षांशीय विस्तार जो है आप देख सकते हो
ये राजस्थान यहाँ पर ग्लोब के ऊपर है। और अक्षांश रेखाओं का उद्देश्य आपको पता लग ही गया। अक्षांश रेखाओं का उद्देश्य होता है कि एक दूसरी जगह का तापमान ज्ञात करना और जलवायु ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, इसलिए अक्षांश रेखाएं होती है। और इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 181 है। अगर हम कहें कि कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर कितनी है तो 181 है, और मैप के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 179 होती है। अगर हम प्लेन मैप के ऊपर काउंट करें तो 179 और ग्लोब के ऊपर काउंट करें तो 181 अक्षांश रेखाएं यहां पर होती है। और दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और इसी के आधार पर जो है दूरी ज्ञात की जाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश के बाद में हम बात करते हैं देशांतर की। ये तो होगी अक्षांश रेखा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। इस पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार की काल्पनिक लाइनें होती है, खड़ी लाइनें, और इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स। ये होती है देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब देखो, अक्षांश रेखाओं में हमने देखा कि इस प्रकार से बीच में एक 0 डिग्री होती है। यहां पर बीच में एक 0 डिग्री होती है जो देशांतर रेखाओं में, उस 0 डिग्री को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जो 0 डिग्री पर है। लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसको ग्रीनविच नाम दिया गया है। देखो, देशांतर रेखाओं का उद्देश्य क्या होता है, हमने क्यों खींची ऐसी देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर। इनका उद्देश्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय को ज्ञात करना, और हम इसके आधार पर ही पता लगाते हैं कि हमारे यहां पर अभी दिन है तो दुनिया के कौन कौन से देशों में अभी रात है। हम अभी काम कर रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, और ऐसे देश भी है इस पृथ्वी के ऊपर जो अभी रात को गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो वो पता लगाने के लिए इस प्रकार की ये रेखाएं खींची जाती है, खड़ी रेखाएं, जिनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान के समय को ज्ञात करने के लिए हमारी मदद करती है। अब देखिए, 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, और इसके इधर चलते हैं यानी कि पूर्व में, तो ये पूर्वी देशांतर, और इस साइड में चलते हैं तो ये पश्चिमी देशांतर कहलाता है। अब आप ये बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसकी दिशा किधर से किधर होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कुछ लोग बोल रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो अच्छा, इसको शॉर्ट में आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि एक पप्पू नाम का व्यक्ति है जो पृथ्वी को घुमा रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि पै का मतलब हो गया पश्चिम और पू का मतलब हो गया पूर्व। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो ये जो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है, इसके पश्चिम की ओर हम चलते हैं तो पूर्व पश्चिमी देशांतर, और पूर्व की ओर चलते हैं तो पूर्वी देशांतर। और यहां पर अगर हम बात करें कि राजस्थान कहां पर है, तो हम बात कर सकते हैं यहां पर राजस्थान, इंडिया, इस प्रकार से पूर्वी देशांतर में। तो अब पूर्वी देशांतर में टोटल ये जो रेखाएं हैं वो 180 है, और प्रत्येक रेखा 1 डिग्री मानी जाती है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इस प्रकार से 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ 180 डिग्री और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री, और इन दोनों को मिला दें तो टोटल डिग्री कितनी होगी?
360 360 डिग्री, तो पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री के अंदर बांट दिया गया है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो एक चक्कर जब लगाती है तो उसको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी। तो अगर हमें निकालना हो कि 1 डिग्री पृथ्वी कितने मिनट में घूमेगी, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 60 को आप 15 से डिवाइड करो डिग्री को, यानी कि मिनट है और ये डिग्री है, इसको डिवाइड करेंगे तो मिनट आ जाएगा 4 मिनट। इस प्रकार से आप देखो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा करेगी। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हम इसी मिनट से, इसी डिग्री और मिनट से हम ये पता लगाएंगे कि सिलाना राजाखेड़ा में सूर्योदय होता है, उसके कितने समय के बाद में कटरा यानी कि जैसलमेर में सूर्योदय होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि आपको इस प्रकार से डिग्री और मिनट का पता हो। देखो यहां पर अगर भारत की बात करें तो यहां ये 0 डिग्री है और भारत में ये जो रेखा है वो 82.5 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री हमारी जो रेखा है वो पूर्वी देशांतर की ओर है। और अगर इसको हम घंटों में कन्वर्ट करें, इसको हम घंटों में कन्वर्ट करें तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो ये प्लस है क्योंकि हमारी डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और पूर्व की जो ओर जब चलते हैं तो वो टाइम जो है जोड़ा जाता है और पश्चिम की ओर का टाइम घटाया जाता है। तो यहां पर 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है, तो इसलिए हम पूर्वी देशांतर में 5.5 घंटे आगे हैं। और ये 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है वो इलाहाबाद के मिर्जापुर क्षेत्र के नैनी क्षेत्र से निकलती है। ये 82.5 डिग्री जो समय रेखा है, और इसी को भारत में टाइम जोन के रूप में, आधार के रूप में अपनाया जाता है। चलिए, तो अब हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में आ जाए हम। इस प्रकार से अगर हम देखें कि राजस्थान में समय का कितना अंतर होगा। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूमती है तो पूर्व का क्षेत्र जो सूर्य को सबसे पहले दिखाई देगा। तो सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होगा? पूर्व में, यानी कि धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और पश्चिम में पड़ता है जैसलमेर, तो जैसलमेर सूर्योदय सबसे बाद में होगा। तो अब देखो, पृथ्वी का एक भाग जो है वो सूर्य के सामने रेखा है और एक भाग हमेशा पीछे रहता है जहां पर रात होती है, अंधेरे में। जैसे मान लो कि यहां पर सूर्य है और ये पूरी पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पूरी पृथ्वी है, तो मेरा जो पृथ्वी का आगे वाला हिस्सा है वही तो दिखाई दे रहा है और पीछे तो रात है। अब मैं घूमकर जो इस प्रकार से मैं आ गया तो यहां पर हो गया दिन और यहां पर होगी रात, और वापस में घूमकर ऐसे आ गया तो यहां वापस दिन हो गया और पीछे रात होगी। इसी प्रकार से आप सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। ये इधर जो है पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो सूर्य इस प्रकार से है, तो पूर्व का जो क्षेत्र है वो सबसे पहले इस प्रकार से दिखेगा, घूमेगा। तो बस यही कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी है आपको, एकदम सिंपल है। तो धौलपुर में सूर्य सबसे पहले और जैसलमेर में सबसे बाद में उदय होगा और बाद में ही अस्त होगा। अगर आपको समय निकालना है कि कितना समय के बाद में होगा, तो आप देखो ये देशांतर जो रेखाएं दी हुई, देशांतर जो डिग्री है, इसको आप घटाएंगे। अगर आपको कोई पूछे कि धौलपुर और जैसलमेर के समय में कितना डिफरेंस है, तो पहले तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा डिग्री का। तो डिग्री का डिफरेंस निकालने के लिए 78 डिग्री 17 मिनट और उसके बाद में 69 डिग्री 30 मिनट, इसको माइनस करना है आपको। माइनस करेंगे
तो आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो माइनस करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अब ये मिनट में से माइनस करना है, 17 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां से हमें एक उधार लेना पड़ेगा। यहां से हम उधार क्या लेंगे, डिग्री लेंगे। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो हम यहां से एक यहां पर जोड़ रहे हैं। देखो सामान्य जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां हम उधार ले रहे हैं डिग्री, और डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 को यहां प्लस करेंगे तो 17 और 60 कितने हो गए, यहां 77 हो गए, 77। अब 77 में से 30 को माइनस करो, 77 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 7 और 4 47, तो ये 47 मिनट हो गया। अब यहां पर जो 1 डिग्री हमने उधर दे दिया तो यहां बच गया 77 डिग्री। तो 77 डिग्री में से 69 डिग्री को माइनस करो, यानी कि 77 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। ये 8 डिग्री आ गया। तो 8 डिग्री 47 मिनट का इसमें अंतर है। लगभग अगर हम बात करें तो 9 डिग्री हम लगभग कह सकते हैं इस प्रकार से। तो 8 डिग्री 47 मिनट या 9 डिग्री का ये डिफरेंस है। यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जैसलमेर से धौलपुर के बीच में जो देशांतरी विस्तार है वो 9 डिग्री का है। अब अगर मैं आपको कहूं कि सूर्योदय में कितना अंतर है, धौलपुर में अगर सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, तो उसका अंतर निकालने के लिए 1 डिग्री में 1 डिग्री 4 मिनट, देखो हमने यहां पर निकाला 1 डिग्री 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय, 4 मिनट का, 4 मिनट का। तो अब देखो 9 डिग्री का विस्तार है राजस्थान का, तो 9 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके कितने होते हैं, 36। तो इस प्रकार से ये 36 मिनट हो गया। अब मैं कहूं कि धौलपुर में सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो जैसलमेर में सूर्योदय 5:36 पर होगा। अगर एग्जैक्ट निकालते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ये 36 मिनट से थोड़ा सा कम आता है, लेकिन लगभग जो है वो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं पूरी डिग्री को अगर देखें तो। और एग्जैक्ट अगर आपको निकालना है तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 को इन मिनट से मल्टीप्लाई करो, मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा, और डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट को तो मिनट आएगा। चलिए, तो लगभग 36 मिनट का अंतर है धौलपुर और जैसलमेर में। सूर्योदय का 36 मिनट का अंतर है, यानी कि सूर्योदय पहले धौलपुर में हुआ है तो 36 मिनट के बाद में यहां पर जैसलमेर में होगा। इस प्रकार से आपको ये समझना है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब अगर आपको डिग्री दे दें कि जयपुर इतने डिग्री पर है और जैसलमेर इतने डिग्री पर है, और जयपुर में सूर्योदय 6 बजे होता है तो जैसलमेर में सूर्योदय कितने बजे होगा, तो यहां की डिग्री का डिफरेंस निकालकर आप 4 से गुणा कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये केवल राजस्थान में नहीं, आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें भी इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं को ज्ञात करके समय ज्ञात किया जाता है, टाइम इस प्रकार से निकाला जाता है कि कितने टाइम का डिफरेंस है। भारत में अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, और वालांगू, अरुणाचल प्रदेश का वालांगू जो है भारत का सबसे पूर्वी गांव है, और वहां से लेकर यहां गुजरात का सरक्रीक या गौर माता ये सबसे पश्चिम है। तो यहां 2 घंटे का डिफरेंस है। पूरे भारत में देखें तो 2 घंटे बाद में गुजरात में सूर्योदय होता है, 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार काफी कम होने के कारण 36 मिनट का यह अंतर है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने पढ़ा ग्रीनविच रेखा, अक्षांश रेखा राजस्थान से, और अभी हम बात करते हैं कि करक रेखा राजस्थान से कहां से गुजरती है। देखो, करक रेखा की अगर हम बात करें तो अभी जैसे हमने ग्लोब बनाया था एक, और ग्लोब में आपको बताया था कि करक रेखा 23.5 डिग्री पर है। करक रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर है। यहां पर पड़ता है बांसवाड़ा, यहां पर पड़ता है बांसवाड़ा, और यहां पर पड़ता है डूंगरपुर। तो नीचे बांसवाड़ा है, ऊपर डूंगरपुर है।
तो डूंगरपुर का एक गांव है यहां पर चीखली, डूंगरपुर का एक गांव है चीखली, और चीखली के पास में से ये कर्क रेखा निकलती है, लेकिन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे निकट है। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को, ध्यान से सुनना दोबारा, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, तो यहां पर सबसे लंबे दिन होते हैं और सबसे छोटी रातें होती है। सूर्य जब चमकता है तो सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी यहां पर। अब सूर्य की सबसे सीधी किरणें यहां पर पड़ेगी राजस्थान के दक्षिण में, तो सबसे तिरछी किरणें यहां पर पड़ेगी। जो कर्क रेखा से जितना दूर होगा उसकी उतनी तिरछी किरणें पड़ेगी। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो राजस्थान में कि राजस्थान में कौन से जिले में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, तो गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, और कोणा गांव सबसे उत्तर में है, तो कोणा गांव में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है, और सबसे सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी, बांसवाड़ा में। इस प्रकार से आपको देखना है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से निकलती है, और बांसवाड़ा जिला मुख्यालय जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कर्क रेखा कहां से निकलती है, तो भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में निकलती है, और 8 राज्यों में आप ये देख सकते हो, ये राजस्थान है, और ये गुजरात है, और ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, और ये छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, और ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल राज्य भारत में कितने हैं जो कर्क रेखा के ऊपर है? 8 राज्य भारत के कर्क रेखा के ऊपर है, और उसमें से राजस्थान देखो यहां है राजस्थान, और राजस्थान में यहां पर है बांसवाड़ा, ऊपर है डूंगरपुर। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। तो अब देखो इनको अगर आपको याद करना हो तो राजस्थान में मध्य प्रदेश, झारखंड और के 6 छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मिजोरम और 3 त्रिपुरा। आप कैसे याद रखोगे, एक शॉर्ट ट्रिक बन गई है। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा के ऊपर कौन से हैं? राम जा के 6 पंगु मित्र। देखो राम जा के 6 पंगु मित्र में के जो है वो साइलेंट है, के साइलेंट है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 राजस्थान में, मध्य प्रदेश, झारखंड, 6 छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, 3 त्रिपुरा। तो राम जाके 6 पंगु मित्र, इससे आपको कर्क रेखा के राज्य याद हो जाएंगे। आप कहो तो मैं दूसरी एक शॉर्ट ट्रिक और बता सकता हूं आपको, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 6 छत्तीसगढ़, मिजोरम, 3 त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 6 मित्र जाग पे मरे, ये लो। तो आप ऐसे भी कर्क रेखा वाले 8 राज्यों को याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और राजस्थान। 6 मित्र जाग पर मरे या राम जाके 6 पंगु मित्र, दोनों में से जो आपको बेस्ट ट्रिक लगे उसे आप अपना सकते हो। कर्क रेखा वाले राज्य कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, और अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, उनके बारे में हमने बेसिक चीजें जानी। आप उनकी प्रैक्टिस करो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे, और एक बार सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यही कर्क रेखा, यही देशांतर रेखा, यही होती है।
विषुवत रेखा वगैरह, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ोगे तब भी आपको इस प्रकार की रेखाओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ नहीं आए तो इसको दोबारा देखें, रीप्ले करें, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की सीमाएं, कौन सी सीमा पर कौन कौन सी जिले राजस्थान के अवस्थित है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी आपको मैं बताऊं, कुछ स्टूडेंट अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास सूचना आ रही है, तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, और ये टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती है। इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करें और फालतू का टाइम वेस्ट आप बिल्कुल नहीं करें। आज आप जिस कंडीशन में हैं, आप जैसे भी हैं, भूतकाल में जैसे आपने काम किए थे, जितना किया था उतना आपको मिला है, और इस पोजीशन पर आप आए हैं। आपके चाहे घर वाले हो, पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, किसी भी व्यक्ति को आप देखें वो कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी रेपुटेशन है उसकी, कितना उसका मान सम्मान है, और किस पोजीशन पे वो पहुंचा है, वो सारे के सारे भूतकाल में जितना उसने कार्य किया था, जितनी मेहनत की थी, बस उतना ही उसको मिला है। आज आपको जितना मिला हुआ है वो आपकी भूतकाल में की गई मेहनत का ही रिजल्ट है, और आज आप जो कर रहे हो वर्तमान में, उसका रिजल्ट आएगा भविष्य में। यानी कि आज से 5 साल के बाद में, आज से 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो, अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो, आज आप जो कर रहे हो बस वही डिसाइड करेगा कि आप कहां तक पहुंचोगे। इसलिए आप वर्तमान का अच्छा फायदा उठाएं, अच्छी मेहनत करें, और भगवान ने आज तक किसी की मजदूरी बाकी नहीं रखी है। जिसने जितना किया है उसको जरूर मिला है, किसी को लेट मिल गया, किसी को जल्दी मिल गया, लेकिन भगवान आपको जरूर देगा। आप पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें, खुश रहें, नियमित कार्य करें और गंभीरता से कार्य करें, काम में जुटे रहें, और आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपकी सफलता कदम चूमेगी। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।